प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और ये है आपके लिए मिड टर्म एग्जाम 2022-23 क्लास 10th और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। ये पेपर आप मॉर्निंग शिफ्ट का देके आ चुके हैं 22 अक्टूबर 2022 को। तो आइए इसके आंसर चेक करते हैं, साथ में अगर आप इसे नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं तो आपके लिए एक सैम्पल पेपर एज ए सैम्पल पेपर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले आपको वीडियो लाइक करनी है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करनी है। पेपर का पैटर्न आपके लिए थोड़ा सा 80 नंबर का और 3 घंटे का पेपर था। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं किस सेक्शन से कितने सवाल आएंगे। सबसे पहला जो आपके पास था वो है सेक्शन 1 रीडिंग, यानी कि पैसेज आपको यहाँ पे दे रखा है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं 10 नंबर का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्रश डाइटिंग है उसके ऊपर ये पैसेज था और आप इसे थोड़ा सा रीड कर लें, क्योंकि मैं पूरा पैसेज नहीं बताऊंगा आपको। थोड़ा सा आप इसे पढ़ लें, समझ लें। और एक तरह से यहाँ पर डाइटिंग के बारे में कहा है, क्या खाना चाहिए, किस तरह से आप जो है अपने मोटापा वगैरह को कम करने के लिए काफ़ी लोग प्रयास करते हैं। तो उसी पर ये जो पैसेज आपको दिया गया था। तो आइए अब इसके आंसर चेक करते हैं। और जो पहला प्रश्न था आपके पास, अब इस पूरे पैसेज के ऊपर ज़रूर पढ़ लें। और अगर आपने ये पेपर दे दिया है तो आपने पैसेज पढ़ ही लिया होगा। जो पहला प्रश्न था वहाँ पर था द बेसिक फ्लो इन द क्रश डाइट प्लांट कोसिस। तो ये इसका था न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन आप पढ़ लें। इसका जो आंसर था 4 ऑप्शन में से वो था बी, यानी कि रेगुलरली। उसके बाद हम थर्ड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न आपके लिए जो करेक्ट आंसर है, क्रश डाइटिंग हेल्प इन लूजिंग वेट। तो लूजिंग वेट जो है वो क्रश डाइटिंग आपका करता है। तो ये है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि कुछ टाइम के लिए तो करता है बट वो उसके बाद वापस अपने फैट में, अपने मोटापे में वापस आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम बात करूँ तो ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी कि इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए था प्रिवेंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, जो फिल इन द ब्लैंक्स में पैरा नंबर 2 में आपको दे रखा था। जो मीनिंग था यहाँ पर, इस वर्ड का मीनिंग आपको बताना था सेकंड नंबर पैराग्राफ में। अब आपके पास यहाँ पर कुछ शॉर्ट आंसर हैं, जो कि छठा था कि व्हाट हार्म डस क्रश डाइटिंग डू। क्या जो क्रश डाइटिंग है वो आपके लिए नुकसानदायक भी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है उसका आंसर आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। और 7वें प्रश्न पे आपको बताना था कि मेंशन एनी 2 साइड इफेक्ट ऑफ क्रश डाइट। क्रश डाइटिंग के क्या कोई साइड इफेक्ट भी हैं? तो भैया हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके आंसर जो 2 आपके 2 यहाँ पर साइड इफेक्ट बताएंगे। यहाँ पर 3-4 जो आपके साइड इफेक्ट यहाँ पर बता रखे हैं आंसर की में। तो आप इन चारों को देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके साइड इफेक्ट हैं। डार्क सर्कल बन जाते हैं, अंडर आइज हो जाते हैं, डल स्किन हो जाती है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे। तो इसके अलावा आप कुछ और भी आप देख सकते हैं, बट ये यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रखे हैं लेस स्टेमिना, जो स्टेमिना वगैरह आप इसका कम हो जाता है। सवाल यहाँ पर 8वां सवाल था, वो था आपके लिए वाई इज़ एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट। तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों है? तो भैया एक्सरसाइज तो ऑलवेज ही इम्पोर्टेंट होता है, आपको करना चाहिए। तो आंसर देखते हैं क्या दिया आंसर की में। यूँ तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने कुछ मेंशन कर रखे हैं आपके लिए आंसर की में। टू बिल्ड मसल एंड मेंटेन वंस मेटाबॉलिक रेट। और अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है हमारा और वो है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट क्या होता है उसे आपको डिफाइन करना है। तो देखते हैं किस तरह से उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया उसे। मेटाबॉलिक रेट इज़ अमाउंट ऑफ कैलोरीज और बॉडी नीड टू मेंटेन इट्स रेगुलर एक्टिविटीज़। और अगला 10वां सवाल, ओके क्वेश्चन नंबर 10 है बॉडीज मेटाबॉलिक रेट सीक्स टू। और आंसर देखें तो अकॉर्डिंग टू आंसर की यहाँ पर आंसर दे रखा है कंजर्व एवरी कैलोरी, और इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक आर्टिकल पढ़ना है लाइक दिस, रीड द आर्टिकल ऑन शिलोंग होस्ट इंडियाज फर्स्ट
और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, एक बार इसे पूरा रीड कर लीजिए। लंबा चौड़ा है ये, लाइक दे डू इन होली, तो आई थिंक ये फेस्टिवल वगैरह पर आर्टिकल है। और आप यहाँ पे देखेंगे पूरा इसे रीड करना है आपको। अगर वीडियो फास्ट है तो इसे स्लो कर लीजिए। और अब हमारे जो है पहले प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 2 है, द ला टोमेटिना फेस्टिवल बिकम ऑफिशियल इन द ईयर, तो कब से ईयर हुआ था, तो वो था 1957, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अगला है, फॉर द फेस्टिवल द, यस, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है चीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अगला है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार रीड कर लीजिए। और इसका है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20,000 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर लिमिटेड। और उसके बाद देखो, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द, और पैरा 1 में आपको यहाँ पर मीनिंग छांटनी थी और उसका था एडोव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 5वें सवाल का था, तो 5वां सवाल का कैच आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अब हमारे पास 6ठा सवाल रिटर्न में था, यानी कि रिटर्न वर्क में। और एक बार 6ठे सवाल को एक बार आप पढ़ें। हाउ डिड ला टोमेटिना फेस्टिवल स्टार्ट इनिशियली इन स्पेन, और इसका आंसर देखते हैं। और 6 का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने लंबा सा ये आंसर दे रखा 2 पार्ट में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। When does the celebration of the festival take place? According to this answer की, और यहाँ पर आपके लिए आंसर, यहाँ पर एक बार आप आंसर को रीड जरूर कर लें। और उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न था, मेंशन द रूल्स ऑफ फेस्टिवल एनी 2, तो कोई 2 रूल बताने आपको इस फेस्टिवल के। तो 3-4 यहाँ पर रूल आपको बताए हुए हैं, लाइक एक पहला रूल है, दूसरा रूल है, तीसरा है और चौथा है। तो आप कोई से 2 इनमें से कर सकते हैं। और जो आपने 2 कर रखे हैं आप उसमें अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। अगर आप में इनमें से कोई 2 सिमिलर हो रहे हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। आप इसे एक बार रीड करें और देखते हैं इसका आंसर क्या दिया आंसर की में। आंसर यहाँ पर आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, बुनोल और स्पेन। और अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी लंबा सा है, तो एक बार इसे आप रीड कर लें। मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर पे ले चलता हूँ। इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड टू अवॉइड वेस्टेज, तो ये इसका आंसर है। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी फटाफट से कर लीजिए। अगला चलते हैं हम आपका सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। और बी पार्ट में आपके लिए है सेक्शन बी, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ सिचुएशन आपको दे रखी होती है। तो स्टेटमेंट है आपके लिए, यू आर रमित रामा, यानी कि आप या तो रमित हैं, रामा है एज ए लड़की रामा, और एज ए लड़का अगर आप है तो रमित आप अपने आप को ट्रेड करेंगे। लिविंग एट P108, यानी कि 108 में रहते हैं आप, केतन अपार्टमेंट रोहिणी में, दिल्ली में। इंजरीज एंड डेथ टेकिंग प्लेस ड्यू टू अंडर एज ड्राइविंग आर बीइंग रिपोर्टेड ऑलमोस्ट एवरी डे। आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो अंडर 18 के जो बच्चे हैं वो ड्राइविंग करते हैं और उन्हें इंजरी यानी कि चोट वोट लग जाती है, डेथ केसेज आप देखने को मिलते हैं। अब आपको करना क्या है, प्रश्न यहाँ पे देखें। राइट लेटर टू द कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, आपने ट्रैफिक पुलिस के कमिश्नर को एक लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू बी स्ट्रिक्ट इन सच केसेस एंड आल्सो टेक नेसेसरी स्टेप टू स्टॉप द प्रैक्टिस। और जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, अंडर एज होते हैं, वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, चोट लग जाती है, तो अपने यातायात पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करनी है, पत्र लिखना है। उसमें आप मेंशन करेंगे कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं, अंडर एज हैं, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, उनको रोकिए, बच्चों को चोट लग रही है, डेथ केसेस बढ़ रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे टू द कमिश्नर दिल्ली पुलिस, और कोई भी आप जगह का डाल देंगे और मैटर लिखेंगे कि ड्यू टू अंडर 18 ड्राइविंग देयर आर लोड्स ऑफ मैटर लाइक दिस। मतलब आप मैटर बना लें कि आप हर दिन देखते हैं इस तरह से आपको इंजरी एंड डेथ केसेस जो है वो ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं। तो आप इन्हें रोकिए प्लीज़, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, ताकि जो है ऐसे केसेस रुके और बच्चों पर कंट्रोल किया जा सके, राइट। तो अबोला जो है ये 5 नंबर का है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला भी प्रश्न आपका इसी तरह से है, या तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला। यू आर राहुल या राशि, आप राहुल हैं या राशि हैं। ए रेजिडेंस ऑफ हाउस नंबर 65 ब्लॉक डी बसंत विहार दिल्ली, आप बसंत विहार दिल्ली में रहते हैं। यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ फास्ट फूड ऑन द यंग एंड इम्प्रोजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। और देखते हैं आपकी जो फास्ट फूड है वो लगातार खाया जा रहा है बच्चों के द्वारा, बच्चे फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है। राइट ए लेटर टू एडिटर, अब आपको क्या करना है, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द इशू। अब आपने एक लेटर लिखना है एडिटर को, संपादक को लिखना है कि भैया जिस तरह के केसेस हैं वहाँ पर क्या है, ओवर द इशू एंड सजेस्टिंग सम मेजर्स आल्सो। आप इस पर एक्शन लीजिए ताकि बच्चों को थोड़ा सा गाइड करे, फास्ट फूड सही नहीं है संपादक मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में। तो आप एक मैटर बना सकते हैं कि जिससे बच्चे समझ सके कि भाई ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक छोटा सा मैटर बना करके आप लेटर लिख सकते हैं कि प्लीज़ इसे आप अपने न्यूज़पेपर में आप एडिट कीजिए, पब्लिश कीजिए, ताकि बच्चे उससे सीख ले सके। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द दीज डन बाय साइंटिस्ट। और अभी आपको यहाँ पर एक जो ये स्टेटमेंट आपको ये दे रखा है, आपको इसे रीड करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, यू कैन। तो आपको करना क्या है, एक राइट एनालिटिक्स पैराग्राफ इन द अबव अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। आपको एक पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक आपको यहाँ पर दे रखा है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अर्थ। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस पर आपको एक लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। स्टेटमेंट आप एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखा है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट पे आप एक बार ध्यान दीजिए। हम CO2 नहीं देखते हैं, ये कुछ बहुत सारे हमारे लिए खतरा टाइप के हैं, लाइक काफ़ी जो अदृश्य कुछ चीज़ें होती हैं जो खतरा दिखता नहीं, जैसे गैसेस वगैरह होती हैं वो खतरा। इसका अर्थ है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि, जो O2 जो है वो बढ़ रहा है, अत्यधिक गर्मी हो जाती है, मौसम चेंजेज हो जाता है, कभी गर्मी में सर्दी हो जाती है, सर्दी में गर्मी लगने लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, पिघलती बर्फ़ पिघलने लगती है, समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है। तो कई बार अम्लता में वृद्धि हो जाती है, जो नमकीन टाइप का होता है, तो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये पूरा स्टेटमेंट है। आपको पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, इस पर एक अनुच्छेद लिखना है और अपने जो तर्क है, लॉजिक है, उससे आप एक बार सही से आप पेश करेंगे। तो आई थिंक आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसके कारण क्या क्या हो रहा है और आपको कैसे इसे रोकना है। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना था, लगभग आधा पौना पेज के करीब। और अगला या तो आप नीचे वाला देख लें, अगर आप ऊपर वाला कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नीचे वाला भी देख सकते हैं। एक द टेबल गिवन बिलो सो द लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन ए स्टेट में मेल और फीमेल की पॉपुलेशन यहाँ पर दे रखी है, महिला और पुरुषों की जनसंख्या की साक्षरता दर को दर्शाती है, लिटरेसी रेट दर्शाती है। अब आपको क्या करना है, एक आंकड़ा आपको दे रखा है, इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, राइट ए एनालिटिक्स पैराग्राफ, सेम 100 से 120 शब्दों में लिखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक रेशियो है, लिटरेसी रेट है, वो ईयर में कब क्या था, जैसे 1950 में मेल 11% थे तो फीमेल 5% थे। अब ये 1960 में इस तरह से हो गए, 20 और 9 हो गए,
और आज हम यहाँ पर देखते हैं 2000 में, तो ये क्या था 69 और 61, मतलब काफ़ी सिमिलर सा लगभग सा आ गया है। तो आपको क्या करना है, इस पर एक पैराग्राफ लिखना है कि किस तरह से लिटरेसी रेट जो है मेल और फीमेल की वो कैसे बढ़ रही है, घट रही है, और क्या लगता है आपको उसे देख कर के क्या इन फ्यूचर आगे 2022 में क्या होने वाला। अगर हम यहाँ पर एक कॉलम और जोड़ दें, 2022 में क्या आपको लग सकता है कि ये जो फीमेल और मेल फीमेल क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आपको उनको भी ऐड करना है। अब यहाँ पर आपको देखा क्वेश्चन नंबर 5 में रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड कन्वर्ट टू डायरेक्ट स्पीच एंड कन्वर्ट टू देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन आपको दे रखे हैं, डायरेक्ट स्पीच आपको दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट में इसे कन्वर्ट करना है। लाइक यहाँ पर देखो, मधु सेड टू गीता हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो वो कहते हैं कि भाई कितना दूर है तुम्हारा घर रेलवे स्टेशन से। और इसका जो मतलब इनडायरेक्ट स्पीच है वो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। इसका ए आंसर आपका करेक्ट है। मधु आस्क्ड गीता हाउ फार हर हाउस वाज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। और अगला जो है आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 2, सेम यहाँ पर सेम है। रेखा सेड टू राकेश हाउ वेंट टू वॉच ए मूवी यस्टरडे। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर या सी रहेगा, यानी कि रेखा टोल्ड राकेश दैट सी हैड गॉन टू वॉच ए मूवी द प्रीवियस डे। यस्टरडे प्रीवियस डे में बदल जाएगा। और थर्ड है ही सेड टू मी डू यू लाइक क्रिकेट। उसने मुझे कहा कि क्या आपको क्रिकेट पसंद है, तो इसको आप बदलेंगे ही हैड आस्क्ड टू मी इफ़ आई लाइक क्रिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अगला जो चौथा है, तो चौथे का एक बार पढ़ने से काफ़ी लंबा सा लग रहा मुझे। द टीचर सेड टू मी सेड टू स्टूडेंट यू शुड रिवाइज योर लेसन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा यस, द टीचर एडवाइज टू स्टूडेंट टू रिवाइज देयर लेसन। और इस तरह से आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। अगला आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड आपको दे रखे हैं। लाइक यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट का यहाँ पर आएगा एंड सेकंड का आ गया, यस सेकंड का यहाँ पर आएगा, थर्ड का ये है और फोर्थ का 4 आपको दे रखे हैं। आपको करने 3 ही हैं। यहाँ पे पहले में इन चारों में से क्या आएगा, तो पहले का जो आंसर है वो रहेगा इन। तो यानी कि यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे IN, ठीक है, यहाँ पे IN आएगा। इसी तरह से आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में इनमें से आएगा क्या आएगा, दैम, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड में आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा एंड, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा बी ऑफ, तो यहाँ पर आएगा ऑफ योर 1/3 ऑफ योर फूड शुड कंसीडर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है द फॉलोइंग पैराग्राफ वाज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, राइट द एरर एंड इट्स करेक्शन इज शोन देन एग्जाम्पल। और यहाँ पर एक पहला यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। क्या करना था, यहाँ पर जो इन है उसमें इन नहीं आना चाहिए था, वहाँ पर आना चाहिए था ऑफ, यानी कि एक बार दोबारा से मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यस ये आना चाहिए टूरिज्म इज वन ऑफ द, इन द लिखा हुआ इन्होंने, तो इन गलत था, इसको करेक्ट करके ऑफ लिखना था। और इसी तरह से आप जो है दूसरे में देखोगे तो दूसरे में आपका रहेगा यस देम, क्या आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम फर्स्ट को देखते हैं और फर्स्ट में आएगा है यहाँ पर ऑन, तो ये ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे
ऑन, और इसे करेक्ट करोगे यहाँ पर आएगा एट। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट और करेक्शन आपको दोनों करना है, एरर और करेक्शन। उसके बाद सेम दैट यहाँ पर सेकंड में आया है एन, तो एन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द। ठीक है, यानी कि द यहाँ पे लिखेंगे, एन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप सी पे लिखेंगे, यहाँ पर है आपका मच, यहाँ पे आप मच लिखेंगे और मच की जगह आएगा मैनी, तो मैनी आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपका अगला है ऑन, तो ऑन नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन, यहाँ पे लिखेंगे इसका टू, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसका ये हो जाएगा। अब आपका चलता है यहाँ पर क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी, यानी कि लिटरेचर पार्ट, और 40 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पर रीड एनी वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, ये आपके बुक से है, और बुक से पढ़ने के बाद पैराग्राफ के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, उनका आपको आंसर करना है। द बेकर्स इन द ओल्ड डेज वर प्रोस्पेक्टस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट, और यहाँ पर क्या आएगा, तो फर्स्ट में आएगा फर्स्ट ही, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। दे हैड प्लम फिजिक्स, और अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, द बेकर कलेक्टेड हिज बिल्स, और इसमें आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो रहेगा आपका सी, एट द एंड ऑफ मंथ। और अगला है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। और अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ का जो है करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ का सी, तो फोर्थ का सी, ऑन ए वेल विद पेंसिल। और फिफ्थ का आंसर है, फिफ्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैट रेदर प्लम बोडेड पर्सन। या तो आप ऊपर वाला करेंगे या आप नीचे वाले को करेंगे, जो आपको इजी लगेगा। सेम आपको इससे पढ़ना है, एक बार समझे। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न आपको दे रखे 5, और पाँचों में से आपको छांट करके लिखने हैं कि क्या आएगा। पहले का आपका रहेगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दूसरे का एक बार 4 ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, और दूसरे का रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो थर्ड का रहेगा आपका सी, थर्ड का थर्ड ही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो एक बार, तो फोर्थ का क्या हो सकता है। किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला जो है आपके लिए रहेगा वो रहेगा ए। और उसके बाद 5वां सवाल हम चलते हैं, और 5वें सवाल का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। और अब हमारे पास यहाँ पर रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड द आंसर, सेम यहाँ पर है फिर से। अब आपको ये कविता के इंग्लिश पोएम के कुछ लाइनें आपको दे रखी हैं, और आपको वहाँ पर आंसर छांटने हैं। फिर से देखो, पहला है आपके लिए प्रश्न है, द कंपोजर ऑफ द पोएम इज, कौन है इसका कंपोजर। तो इसका जो कंपोजर है वो रहेगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, सी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम सेकंड नंबर की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का आपका करेक्ट आंसर है लॉस्ट हिज वेल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 का रहेगा बी ऑप्शन। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि ये वाला। उसके बाद देखें व्हाट इज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्वेश्चन नंबर 5 का रहेगा डी, टू टुक आफ्टर हिज बिलोंगिंग्स। और या तो आप ऊपर वाला कर लें, या आपको सेम दूसरे भी आपको दे रखे, एक बार पढ़ें इसे। और यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दे रखे हैं, उनके आंसर आपको करने हैं। पहले का आपका आंसर रहेगा सी, ए टाइगर इन फॉरेस्ट।
और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका रहेगा, सेकेंड का मोमेंट यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहेगा डी, क्वेश्चन नंबर डी। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ की तरफ, और फोर्थ पे आपका रहेगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आप देखोगे तो 5 का क्या होगा आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न आपको दे रखे हैं, ये आपको क्या करने हैं, 3 नंबर के प्रश्न आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा बड़ा सा आंसर लिखेंगे और 40 से 50 वर्ड आपके ये आंसर होने चाहिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिटरेचर से हैं, तो एक बार आप इन्हें रीड कर लें। और क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आप इन्हें तभी अटैम्प्ट कर पाओगे जब आपने चैप्टर्स ध्यान से पढ़े होंगे और उन्हें समझा होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से 2 सवाल होंगे 3 नंबर के, और इन तीनों में से आपको कोई 2 ही करने हैं। और क्वेश्चंस तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आपने अपना चैप्टर नहीं रीड किया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर रहता है आपके लिए, एक स्टेटमेंट आपको दे रखा होता है, 6 नंबर का ये प्रश्न होगा। 2 प्रश्न होंगे, पहला तो ये वाला है और दूसरा और में भी है, तो एक बार इसे समझते हैं करना क्या है। तो ये जो आपके पास चैप्टर है, आई थिंक कोई नेशनल मंडेला करके कोई एक चैप्टर होगा। तो नेशनल मंडेला ने अपने उद्घाटन भाषण में कोई उन्होंने स्पीच दिया था, तो उस जो इनोवेशन जो स्पीच था उनका, उसमें उन्होंने 2 शब्द कहे थे, 2 शब्द कहे थे उन्होंने, 1 मिनट, यस, उन्होंने 2 शब्द उसमें यूज़ किए थे, 2 टर्म, 2 चीज़ें उन्होंने बताई थी वहाँ पर। एंड एक असाधारण मानव आपदा और इतनी गौरवशाली एक मानवीय उपलब्धि, इन दोनों का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इन दोनों शब्दों से क्या मतलब है आपको बताना है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे उनका क्या लॉजिक था। जब भी आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो ही आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये आपको जो सवाल है वो प्रॉब्लम कर सकती है। और या तो आप अगले वाले को कर लेंगे, मतलब या तो आप इस वाले को समझ लें या तो आप दूसरे वाले को करें। आई विश आई हैड टू फेथ ऑफ द मैन, काश मुझे उस आदमी का विश्वास होता। एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब लेंचो, और लेंचो के चरित्र का वर्णन आपने करना है, लेंचो का कैरेक्टर कैसा था उस पर आपने प्रकाश डालना है। तो ये ध्यान रखना कि काश मुझे उस आदमी पर विश्वास होता, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट पर आपको क्या करना, लेंचो का कैरेक्टर जो है चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे क्या लॉजिक था, राइट। उसके बाद आपको एक फिर से 6 नंबर के एक और सवाल होगा, 100 से 120 शब्द आपको वहाँ पर लिखने हैं। और द चैप्टर है आपका लिए द थीफ्स स्टोरी, यानी कि कोई स्टोरी है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको बताना है। और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि हरि सिंह की एक चोर से एक ईमानदार व्यक्ति तक की यात्रा, मतलब पहले वो चोर था और बाद में क्या हुआ कि वो एक ईमानदार व्यक्ति बन गया, उसकी यात्रा को शो करता है। जो दोस्ती और अन्य मानवीय मूल्यों को भी महत्व देता है, भाई किस तरह से दोस्ती के कारण चोर से ईमानदार बन गया। क्या लगता है कि यह अनिल की निस्वार्थ मित्रता थी? जो अनिल ने दोस्ती की थी क्या वो सही दोस्ती थी, क्या निस्वार्थ था जिसने हरि को खुद को छुड़ाने में मदद की? तो आप इस लॉजिक को समझें जो मैंने अभी आपको कहा, अपने उत्तर के समर्थन के लिए लॉजिक आपको देने कि आखिर ऐसा क्यों लगता है। अनिल के उन मूल्यों पर प्रकाश डालना है जो हरि सिंह के दिल को छू गए और उन्हें अनिल के पास वापस कर दिया। मतलब एक कैसे एक चोर जो है वो ईमानदार बनता है, तो आपको ये वाला सफ़र बताना है आखिर क्या रीज़न था। और या तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, इन द स्टोरी
ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एक स्टोरी है आपके पास, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट कहानी में जो हॉरेन डेनबी को लाल रंग की महिला ने बेवकूफ़ बनाया था। मतलब जो लेडी इन रेड, मतलब जो रेड में थी, कुछ उन्होंने पोशाक टाइप का कुछ रहा होगा, तो उन्होंने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। उसने उसे कैसे धोखा दिया आपको समझाना है कि आखिर वो धोखा कैसे खा गए। हाउ डिड द डिसीव हिम, एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है। ध्यान रखें 6 नंबर का सवाल है, तो आपको कम से कम पौना पेज और आधा पेज आपको इसमें करना होगा। तो ये था वो पेपर जो आपको करना था। बाकी कैसा आपने पेपर किया, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से आपके साथ लगातार एजुकेशनल मोटिवेशनल अपडेट लगातार शेयर करता रहूँगा। और आप हमसे बने रहें, साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ होती है, कोई डाउट होता है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।